चलिए बाबू लोग रेडी हैं? अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग सभी बच्चे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शब्द जो है बोला गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो वो उसको अनुभव करेंगे कि वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल तो होता है, लेकिन उसको समझना है क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले बात है अनुभव करने, मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। फील कीजिए सारे बच्चे, एक प्लेट मेरे पास ये रखा हुआ ऐसे, उसके पैरेलल दूसरा प्लेट है, ये आप देखेंगे गौर से, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं। सेल का ये सिंबल हुआ, सेल से इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए। आप प्लस हुआ कि नहीं और ये माइनस हुआ कि नहीं हुआ, तो यह प्लेट पॉजिटिव हो जाना चाहिए और ये प्लेट क्या हो जाना चाहिए, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अनुभव करते दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में पढ़ा था विभवांतर। तो एक प्लेट का नाम दिया मैंने ए, दूसरे प्लेट का नाम दिया बी। इन दोनों प्लेट के बीच विभव कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी, हिंदी वर्ड है विभवांतर। विभवांतर इसको मान लीजिए भी वोल्ट, विभवांतर कितना मान लीजिए, या यदि सेल मेरा भी वोल्ट का है, भी वोल्ट का है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट होगा। कंफर्म? तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया मैंने, और अब बताओ तुम लोग अपने मन से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मैं रख देता हूँ, किसको रख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बल अनुभव करेगा कि नहीं, वह इलेक्ट्रॉन फोर्स अनुभव करेगा। फोर्स का दिशा किधर, बी से ए की ओर कि ए से बी की ओर, बी से ए या ए से बी, बी से ए की ओर होगा। क्यों? क्योंकि 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से माइनस की ओर होता है, और फोर्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इंटेंसिटी के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो वह त्वरण उत्पन्न होगा, या वो उसको कहेंगे त्वरित हो गया। क्या हो गया, त्वरित हो जाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सेलरेट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, क्या वो एनर्जी प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करेगा, तभी वह गति करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त किया, उसी एनर्जी को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अनुभव कर सका, अनुभव कर सका। कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा गेन करता है, उसी ऊर्जा को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रही बात, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा। आइए जरा सा उनको अनुभव करते हैं। जब कहा कि सेल जो है, सेल का 1 वोल्ट का हो, कितना वोल्ट का हो, 1 वोल्ट का रहे सेल, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और वो जो एनर्जी गेन करेगा, ये जो एनर्जी गेन करेगा, यही गेन एनर्जी को कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को बोलेंगे। इसका मतलब होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, जो भाषा आपको समझाया गया उसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं, एनर्जी acquired by an electron accelerated under unit potential difference।
पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं, राइट। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी हुआ आपका, मतलब ये एनर्जी हमारा हुआ। एनर्जी मतलब जितना वर्क करेगा ये, और वर्क कितना करेगा, जितना एनर्जी गेन होगा उतना वर्क करेगा। और वर्क बराबर तुम्हारा क्या हो जाता है, वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बोलो, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, कूलम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट ले रहे हैं, 1 वोल्ट ले रहे हैं, 1 वोल्ट। माय डियर बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, कूलम कूलम कैंसिल। तो माय डियर बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। तो फील किया, अनुभव कर सका कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहेंगे। पहले फील करो, माइंड में सेट कर लो कि सर हम अपने मन में समझे। अब ऐसे कि मेरे घर में आमने सामने 2 दीवार है, एक दीवार को मैंने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, एक दीवार को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। तो उन दोनों प्लेट के बीच में यदि बैटरी 1 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 1 वोल्ट का है बैटरी, तो उसके दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 1 वोल्ट होगा। और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो गति करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा प्राप्त किया वही ऊर्जा तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वह किसके कितना जूल के बराबर हो गया। क्या आप कंप्लीट रूप से अनुभव कर लिए, फील करने लगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब मैं आपसे पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, जब बैटरी हम 2 वोल्ट का ले लेंगे, बैटरी 2 वोल्ट का लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऊर्जा 2 वोल्ट, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्राप्त करेगा वह ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैटरी सेल 3 वोल्ट का ले लेंगे तो विभवांतर हो जाएगा 3 वोल्ट, वहाँ जो ऊर्जा करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। आगे बढ़े, जिनको लिखना लिखिए। और जो बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, जिनको कुछ पूछना है हाथ उठाओ जल्दी से। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर हाथ उठाओ जल्दी से। बोलो आनंद प्रियांशु, क्या बात है। हाँ जल्दी से पूछिए, हम तो पूछने के लिए आपको बोलवे किए हैं। पीछे में कुछ क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन आपका, बोलिए। पेज पलटें क्या। हाँ हाँ अरे वो तो एक टर्म होता है, कोई भी वस्तु या कण दोलन करता है, तो दोलन करता है तो 1 सेकंड में जितना बार दोलन करता है वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। हाँ दोलन प्रति सेकंड वो था, दोलन प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज माना गया है। दोलन प्रति सेकंड को क्या माना गया है, हर्ट्ज। चलिए और कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई नहीं पूछना चाहता, चलिए ठीक है। कोई बच्चा मेरा हाथ उठा के हाथ गिरा लेता है। चलो सोनू कुमार कुछ पूछना चाहता है, जल्दी पूछ लो। हाथ उठा के गिरा भी लेता है लोग। अच्छा चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संतुष्ट हो गए, पूछ के देख लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात गौर से देखेंगे कि सर हम लोग को इतना गप करके ख़त्म कर लिए, माइंड में खाली चला कि जहाँ पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, त्वरित होगा। तो वहाँ पर जो ऊर्जा गेन किया उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तो प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट तो प्राप्त ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, कंफर्म।
के आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म है, सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या क्या मापेंगे हम लोग। जैसे हमारे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को के ऊपर यदि सनलाइट आपतित होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट आप इंसिडेंट होता है, तो उसके साथ जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। और फिर आगे टर्म आपको देते हैं वो बताएंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड बताएंगे हम लोग, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दिया था, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, इस क्वांटम थ्योरी में उन्होंने बताने का कोशिश किया था बंडल ऑफ एनर्जी। हेलो सर, सन से जो एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, इनका मानना था कि वो एनर्जी पार्टिकल के रूप में आ रहा है और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा था क्वांटा और फोटोन। क्या नाम रखा है? क्वांटा और फोटोन। तो कहा जाएगा फोटोन कहते किसको हैं? तो बंडल ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक बिहेव एज पार्टिकल विच इज नोन एज फोटोन, है ना। ऊर्जा का जो बंडल है उसको एक कण के रूप में माना गया है और उस कण का नाम रख दिया है फोटोन। तो उस फोटोन का ऊर्जा कितना होगा, इसके लिए उन्होंने कहा यह जो फ्रीक्वेंसी अभी हम हल्ला कर रहे थे, वह फ्रीक्वेंसी बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। उसको जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक आगे का थ्योरी समझ से बाहर हो जाएगा। तो रेडिएशन, विकिरण जो सूर्य से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग होने के कारण उसमें जो फोटोन होगा उस फोटोन का एनर्जी भी अलग अलग होगा। ये किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था। यही उनका कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट था। क्वांटम थ्योरी में उन्होंने यही बताने का कोशिश किया था और उन्होंने कहा था एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब देखेंगे यहाँ पर इसको सिंबल में यदि आप लिखते हो तो आराम से आप लिख दोगे ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ से हम लोग सारे बच्चे लिखेंगे E इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आ जाता है, बार बार इसका यूज होगा। एच को क्या कहते हैं बताइए? इस एच को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस एच को क्या कहते हैं? यहाँ पर एच जो तुम्हारा है प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और इसका हमसे पूछेंगे आपसे डायमेंशन बताओ। तो सर डायमेंशन बताने के लिए हम बच्चों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा H इक्वल टू ई बाई न्यू। क्या लिखना होगा? H बराबर ई बाई न्यू। तो ई वाई एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है, mL2T-2। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हाँ, बहुत सारे बच्चे का मुंह पे आवाज़ नहीं है, मुंह बंद है, वो हिल नहीं रहा है। हम आवाज़ तो नहीं सुनेंगे हल्ला में क्योंकि किसका आवाज़ है पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चल जाता है कौन बोला और कौन नहीं बोला। उसका मुंह देख के पता चल जाता है ओट हिलता है कि नहीं हिलता। ऐसे ऐसे हिला दीजिए, समझ जाएंगे बोल दिया आपने। हाँ, कुछ बोला मैंने अभी? हाँ, बोल रहा था यहाँ पर मैंने कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं में हाँ बोलना है। और देखो हमारे पता है कि कुछ बच्चे के मन में चलेगा कौन सी होतो रे, तो कौन सी होतो रे कोई मतलब नहीं है। हाँ उसको है, इसको यहाँ देखिए ना, हम दिखा दिए 1/T। टी ऊपर जाएगा -1। यहीं से हमने उसको यूज कर लिया, मेरा काम हो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
√-1। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन करने का मन करता है। ये जो आपने प्लेस कांस्टेंट का डायमेंशन देखा, देखें आप में से पूरे झुंड में से कोई बता दो ये डायमेंशन और किसी का दुनिया में होता है, ऐसा डायमेंशन और किसी का होता है? कोई बच्चे पूरे हॉल में? कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास कोई जवाब दे भेजिए। कॉन्फिडेंस के साथ कोई बच्चे जवाब भेजिए। चलिए भाई मैं आपको लिखता हूं। आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें जो बोर्स ने एटॉमिक मॉडल में जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर ये शब्द यूज हुआ है, एच भी यूज हुआ है और एंगुलर मोमेंटम भी यूज हुआ है, जो हम आपको भी पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 12 में। वो चीज़ हम भी पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 12 में, क्योंकि फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 12 प्योर केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बोर्स एटॉमिक मॉडल चर्चा करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि वो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसका एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 2h/π कुछ ऐसे होता है, 2π/h या कुछ ऐसे होता है ना। एमबीआर तो एंगुलर मोमेंटम हुआ, उसका वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो वहाँ पर ये वर्ड यूज करेंगे, उसका रिलेशन h से होता है, राइट। तो ये चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सर h का वैल्यू तो सबको पता है ना जी, वैल्यू ऑफ h 6.62 जूल सेकेंड। प्लेस कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकेंड। तो जूल बोल सकते हैं, कैसे होगा? हाँ सर, एनर्जी का यूनिट जूल और फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन संख्या है, संख्या को यहाँ छोड़ दिया है, पर सेकेंड यूज कर लिए। तो एनर्जी जूल पर सेकेंड, नीचे पर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो जूल सेकेंड उसका आपका हो गया यूनिट, हो गया वैल्यू, ये हो गया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के थ्योरी को हम लोग, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उसका यूज यहाँ पर होगा। अब इस फोटोन का जो एनर्जी है, इस फोटोन के जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी मापा जाता है, राइट। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले अब हम लोग फोटोन पढ़ रहे हैं, तो फोटोन का एनर्जी को मापेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए गौर से, अभी बहस का मुद्दा यहाँ पर है। मैंने आपको बोला ना अभी कि रेडिएशन जो विकिरण आ रहा है सूर्य से, अलग अलग विकिरण का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग को 7 भागों में बांटा गया है। सबका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है? अलग अलग है। सर फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो उसका फोटोन का एनर्जी बदलेगा कि नहीं? एच तो कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी बदल गया तो एनर्जी भी बदल जाएगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने पर एनर्जी भी अलग अलग। अब वो रेडिएशन का फोटोन का जो रेडिएशन का जो फोटोन होगा, उस फोटोन का वैल्यू, एनर्जी वैल्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड किया। फ्रीक्वेंसी बदलते जाइए, एनर्जी भी बदलते जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। या इसमें एक बार हम पूछ लेते हैं, एक अच्छा गुण होना चाहिए कि किसी बच्चे को कुछ पूछना है, पूछने का मौका दिया जाए। मेरे ऑनलाइन क्लास करने वाले मेरे प्यारे प्यारे पुत्र लोग, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत सिंपल थ्योरी था। आज तो आनंद पूछिए लिया, जरूर ही लेला विद्यार्थी होगा। जैसे लेला बोले सब कट कर दिया, नहीं पूछेंगे सर। अच्छा रिया कुमारी कहाँ है रे, ठहर जाओ। रिया बोलो क्या दिक्कत है बाबू, क्वेश्चन बोलो, देरी नहीं करना, नहीं कट करके आगे बढ़ जाएंगे। बोलो रिया, कुछ नहीं बोलोगे, अच्छा हट जाओ। चलिए रिया कुमारी, कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। चलिए माय डियर बच्चों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे पॉइंट, और पॉइंट चेंज करके हम लोग चलते हैं इसमें दो तीन चीज़ सीखने लायक है, सीखेंगे हम ऑलरेडी। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसका मेन चीज़ है ना सोलर प्लेट का कंसेप्ट सीखना है। रेडी है, सुन रहे हैं क्या आप लोग? सोलर प्लेट का कंसेप्ट इसमें हमको सुनने सीखने को मिलेगा। और इसमें क्या सुनना है कि सर छत पर हम लोग मेटल प्लेट रख देते हैं और उससे तार जोड़ के हम लोग चार्जर में दे देते हैं, चार्जर बैटरा से जुड़ा होता है और बैटरा चार्ज हो जाता है। तो माय डियर बच्चों, बहुत छोटा सा बात है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन जब वायर में दौड़ेगा, सिंपल भाषा में, वह इलेक्ट्रॉन जब वायर में दौड़ेगा तब ना करंट होगा, और करंट फ्लो होगा तब ना बैटरी चार्ज होगा। बिना करंट का चार्ज हो जाएगा? नहीं सर, कोई उपाय नहीं। अब यहाँ पर समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी मेटल प्लेट में है तो वह इलेक्ट्रॉन वायर में निकलकर कैसे दौड़ने लगेगा, इसको दौड़ाने का क्या मैकेनिज्म होगा, आइए उसको सीखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि सबसे पहले एक शब्द यूज होता है, इसको समझने में, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ रहे हैं। चलिए, निश्चित समझने का चीज़ है। कोई भी कंडक्टर, चालक से में जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। लकड़ी ले लेंगे और बैटरी का प्लस माइनस जोड़ देंगे, कुछ होगा? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। कांच का छड़ ले लेंगे, प्लस माइनस जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब समझना है यहाँ पर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा मन कहेगा किसको, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत सिंपल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सारे बच्चे लोगों ने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है, जिसमें हमको सिखाया गया है कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसका क्या नाम है? सेंट्रल फोर्स। चार फोर्स एक ही नाम है। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। परमाणु एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में प्लस चार्ज है और ऑर्बिट में माइनस चार्ज है। तो उसमें माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज का के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसको किसने बताया था? हैं? किसने? कैवेंडिश लॉ है ये। कौन लॉ है?
like charges repel to each other, unlike charges attract to each other. दिस इज कैवेंडिश लॉ, हेनरी कैवेंडिश, है ना? हाँ, अच्छा सर याद आ गया, चलिए कोई बात नहीं, उसका यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, बस खाली बोल दिया इसे। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और जानते हैं कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ेगा। अरे बताइए सर, डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में डिस्टेंस कम होगा, सेकेंड में और कम अधिक होगा, थर्ड में और अधिक होगा। तो कहता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कमज़ोर होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस पर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल एनर्जी मिला, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर जिग-जैग पाथ में मूव करने लगता है, उसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखेंगे एक वर्ड यूज करेंगे आपको, और वर्ड यूज करेंगे सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर, आप लोगों ने अपने लाइफ में बैरियर देखा होगा। प्रशासन लोग रोड पे बांस लगा देता है, अरे रुकिए, पास दिखाइए, चालान दिखाइए, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं तो घूस दीजिए, नहीं तो घूस दीजिए, बांस उठेगा चल जाइएगा, राइट? यहाँ भी घूस देना पड़ेगा। आइए गौर से देखते हैं यहाँ घूस क्या है। यहाँ भी बैरियर शब्द का यूज हुआ। बैरियर शब्द यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि सर वह जो इलेक्ट्रॉन जो जगह खाली करता है, गौर से सुनिएगा, बहुत कोमल पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन जो जगह खाली करता है वहाँ पॉजिटिव नेचर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो चला उसका नेचर निगेटिव। उसके बीच में एक कमज़ोर आकर्षण बल लगता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वही फोर्स कहलाता है सरफेस बैरियर। वो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में जिग-जैग पाथ में मूव करते रहता है, लेकिन सरफेस से वो बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि वहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, कमज़ोर आकर्षण बल सरफेस से बाहर निकलने से उसको रोकता है, और उसी फोर्स को कहते हैं सरफेस बैरियर। तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सभी पर सरफेस बैरियर हमेशा वर्क करता है और उसको मेटल सरफेस से बाहर निकल से रोकता है। अब कहा घूस दे देंगे तो बैरियर टूट जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, या ओरिजिनल चालान दिखा देंगे, नया ओरिजिनल चालान तो घुसवा दे देंगे। तो यहाँ पर भी घूस देना पड़ेगा, और वही घूस है कि बाहर से कोई एनर्जी उसको मिलना चाहिए। और जैसे बाहर से एनर्जी मिलता है पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, और इसी फेनोमेनन को कहेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल गया उसका नाम हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे उसको? फोटो इलेक्ट्रॉन उसका नाम दिया गया। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होगा, लेकिन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही साथ बाहर निकल जाएंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो बाहर निकल गया मेटल सरफेस से उसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा अंतर हुआ ना। मेटल के अंदर जो जिगजैग पाथ में जैसे तैसे मूव करते रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल बैरियर टूट जाने के बाद जो वो मेटल सरफेस से बाहर निकल गया उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। सुन पा रहे हैं? सुनिए और एक एक शब्द को एक खोपड़ी में सेट कीजिए। इसमें से 10-12 बच्चों को मैं गौर से देखा कि वो दाएं बाएं पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो दाएं बाएं पर आप जब ध्यान देंगे तो मेरे बात को सुन के सेट करने में आपको वक्त मिलता है, वक्त लगता है। सेट कर नहीं पाते हैं, सुने इधर से दाएं बाएं करने लगे तो आप सेट नहीं कर पाइएगा। 2 दिन के बाद आपको फिर छटपटी से घुस जाएगा। अगले क्लास में छटपट करेंगे, डायरेक्ट वर्ड यूज करेंगे। सर की बोली दिल को रे केना हो गलो रे, हाँ माथा खराब हो गलो, तो वो माथा खराब होगा गारंटी। तो चलिए सरफेस बैरियर समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? कमज़ोर आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? कमज़ोर आकर्षण बल। आकर्षण बल इंग्लिश वर्ड क्या हो गया? वीक अट्रैक्शन फोर्स। किसके किसके बीच में?
पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव नहीं बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है यही हुआ सरफेस बैरियर, ऐसे समझोगे। तो गौर से, ये मेटल प्लेट है तुम्हारा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये सब था। अब ये जगह छोड़ के यहाँ आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जगह छोड़ा तो यहाँ चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज हो गया। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यही फोर्स हो जाएगा तुम्हारा सरफेस बैरियर। ये सरफेस बैरियर इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर जाने से रोकता है। अब उसको घूस दे दीजिए, घूस दे दीजिए मतलब एक्सटर्नल एनर्जी इसको दीजिए। एक्सटर्नल एनर्जी इसको जैसे देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी इसको जैसे दे दोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक होगा तब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर उसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम हो गया उसका? इसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। इस सबको कहीं परिभाषा नहीं पूछ रहा है, बस बार डिस्कशन में ये वर्ड यूज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सुना हुआ रहेगा तब ना समझेंगे। तो जो मेटल सरफेस बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक बात और, यह इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ने नहीं लगेगा। ऐसा नहीं मेटल सरफेस बाहर निकल के हवा में उड़ने लगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। बस सरफेस से बाहर आके सरफेस पर ही रहेगा, हवा में कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा। तो चलिए, ये फोटो। अब गलती से तुम लोग क्या करो, एक वायर जोड़ दो। इसे एक वायर जोड़ दिए, यहाँ पर वायर जोड़ देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ने लगा तेज़ी से, तब इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और ये करंट का ही नाम लगता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसका स्पेशल नाम हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में मूव करेगा तो उस वायर में करंट होगा, और उस करंट का नाम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। शुद्ध हिंदी बोलिएगा तो एक बार लिख देते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे हम, आप भी नहीं बोलिएगा। प्रकाश विद्युत धारा, दोबारा बोलेंगे भी नहीं कभी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। चलो, अब यहाँ पर बात हुई सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है आपको, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा उसको। ये एक्सटर्नल एनर्जी आप दे कैसे कैसे सकते हो? तो यहाँ पर बातें समझिएगा गौर से, हल्का हल्का पॉइंट बना के बता देते हैं। ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी कैसे कैसे आप दे सकते हो? पहला बात, ये एक्सटर्नल एनर्जी आपका थर्मल एनर्जी होगा। क्या होगा? थर्मल एनर्जी होगा। थर्मल एनर्जी देकर मतलब हीट एनर्जी। कौन एनर्जी? हीट एनर्जी। कोयला जला के दो, गैस जला के दो, उसको हीट एनर्जी दो। हीट एनर्जी गेन करेगा, उसका सरफेस बैरियर ब्रेक करेगा और वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा। तो हीट एनर्जी के कारण जब इमिशन होता है तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है थर्मायोनिक इमिशन। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी कैसे देंगे? थर्मल एनर्जी के द्वारा, हीट एनर्जी के द्वारा, राइट। एक दूसरा हो जाता है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलना है तो ऊष्मीय ऊर्जा। ये सब बोलना कोई जरूरी नहीं, फालतू है। ये सब वर्ड तुम लोग समझ गए अंग्रेजी बोलने के लिए। तुम लोग को हमारा आदत ख़राब कर दिए तुम लोग का हम। थर्मल एनर्जी। दूसरा और एक तो होता है सर फील्ड एनर्जी। कौन एनर्जी? फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी सुनोगे गौर से। फील्ड एनर्जी का मतलब समझोगे। हम लोग थक गए हैं बोल बोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल बोल के थक गए, बहुत दिन से बोल रहे लगातार। ये नहीं, ये सब दिमाग में एकदम ठुसा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है? हाँ सर बोले थे, एक दीवार को प्लस कर दो, दूसरे दीवार को माइनस कर दो, उसके बीच में क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक शब्द जोड़ना होगा।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारा काम करेगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। कैसे? मेटल प्लेट यहाँ रख दीजिए, इधर का दीवार प्लस, इधर का दीवार माइनस, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा कि नहीं? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कमज़ोर आकर्षण बल से जुड़ा है, जैसे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा बैरियर टूट जाएगा और वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। राइट? तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इससे भी होगा। और तीसरा है लाइट एनर्जी। यही एनर्जी फोटोन के द्वारा मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? फोटोन। सन से जो लाइट हमारे अर्थ तक आता है, रेडिएशन, उस रेडिएशन का जो एनर्जी का बंडल है उसका नाम है फोटोन। ये फोटोन एनर्जी, लाइट एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलता है और उसका पोटेंशियल बैरियर, सरफेस बैरियर टूटता है और मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। तो लाइट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है उसका नाम स्पेशल हो गया। और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। कारण हम लोग को आदत है फ्री में कोई मिल जाए कोई चीज़ तो उसका उपयोग मजे से। राइट? अब कहा कि थर्मल एनर्जी, कोयला जलाना पड़ेगा ना, कोयला जला के कोयला खरीदना पड़ेगा। अब जैसे कलगांव वाला मेरा विद्यार्थी है, सब जानता है कि कलगांव में क्या क्या हो रहा है, वो सब जानता है और गदगद भी मुसक भी रहा है। तो कलगांव में ललमटिया से कोयला ला के जलाया जाता है, कोयला जला, वो हीट एनर्जी का यूज वहाँ किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके वह इलेक्ट्रॉन हम लोग के पूरा शहर में पाया जाता है और करंट मिलता है। हम लोग करंट से मजा लेते हैं। कोयला जलेगा तब ना हीट मिलेगा, तो कोयला खरीदना पड़ेगा कि नहीं? कोयला में टका खर्चा हुआ कि नहीं? एक दिन कोयला ख़त्म, कहलगांव ख़त्म। सुन लो कहलगांव वासी, जिस दिन ललमटिया का कोयला ख़त्म, कहलगांव का थर्मल पावर ख़त्म और निश्चित है 5 साल में हो या 10 साल में ख़त्म होना तय है। ठहरो ना। सरकार की पॉलिसी है कि हम 10 रुपया खर्च करें तो 15 रुपया प्राप्त हो, खर्च करें 20 रुपया प्राप्त हो 10%। सरकार पॉलिसी को बंद कर देती है। नज़दीक में ललमटिया है, कोयला आ रहा है, सस्ता में बिजली प्राप्त हो रहा है, कोयला लाना होगा जाके एमपी से और तब चलेगा तुम्हारा ये, तो लाना बंद कर देगा थर्मल पावर। कहलगांव फिर जीरो पे आ जाएगा। आज न कल होना तय है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मना नहीं रहे, प्रकृति का नियम है जो आज है, प्रकृति का नियम है जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, इसीलिए इसमें किसी को अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ूँ सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी के लिए हम लोग को वहाँ पर प्लस माइनस लाना होगा पहले से, फील्ड तैयार करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे तो वहाँ भी खर्च है। लेकिन छत पर प्लेट रख देंगे, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश स्वतः आएगा, उसके लिए हमको बिजली बिल नहीं लगेगा, उसमें कोई पैसा खर्च होना नहीं है। बस रख दो छत पर, लाइट आया, मिला, फोटोन टकराएगा फ्री इलेक्ट्रॉन से, उसको एनर्जी देगा, बैरियर टूटेगा, बाहर आ जाएगा और तार जोड़ देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ भी जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो वहाँ पैसा कम खर्चा होगा ना? होवे नहीं करेगा, तो होवे नहीं करेगा। इसीलिए यह व्यवस्था इम्पोर्टेंट है और इसी व्यवस्था का आगे पढ़ाई हमें इस चैप्टर में करनी है। इसका मतलब लाइट के कारण, हेलो अब आ जाओ मेन पॉइंट पर, लाइट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इस इमिशन का स्पेशल नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है बाबू मेरे? इसमें क्या होता है? इसमें लाइट एनर्जी
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, अरे बाबू फोटो इलेक्ट्रिक मिशन में डैश एनर्जी कन्वर्ट इनटू डैश एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, याद रहेगा ना। चलिए अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी से रेडी हो जाइए। कट गया लाइव कह रहे थे वो तो। चलिए रेडी हैं आप लोग। आफ्टर ब्रेक क्लास स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब एक और मेन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम बच्चों के पास, और यू रेडी, मेटल प्लेट यहाँ पर बातें हो रही है कि सर ये मेटल प्लेट है और यहाँ पर ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से बाहर निकालना है, तो क्या हमें इसको ऊर्जा देना होगा कि नहीं?
ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में फ्री सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये यूवी लाइट इसमें इंसिडेंट होता है। कौन लाइट होता है? यूवी लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो इस यूवी लाइट से जो एनर्जी आ रहा है, इस एनर्जी को हम लोग फोटोन के रूप में मानते हैं कि नहीं? वो फोटोन एक पार्टिकल के रूप में माना जा रहा है। रियल में वो पार्टिकल है ही नहीं, लेकिन एक कल्पना किया जाता है वो कण के रूप में है और उस कण का नाम है फोटोन। और इस फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। ये फोटोन का एनर्जी है, राइट। ये एनर्जी आया और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मिला। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? तो सर अब यहाँ पर समझना है कि यस, एनर्जी मिला उसको, फिर भी ये निकलेगा या नहीं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा या नहीं, ये बातें हम बच्चों को समझना है डीपली। अब डिपेंड करेगा यहाँ पर, अभी जो चर्चाएं हो रही थी पोटेंशियल बैरियर, सरफेस बैरियर, इस सरफेस बैरियर को तोड़ पाएंगे कि नहीं? यदि सरफेस बैरियर को तोड़ देंगे तो इमिट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस बैरियर है, इस सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए जो कम से कम जितना ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का एक स्पेशल नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है? वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन एक वर्ड आया है जिसको हम लोगों को समझना है, याद रखना है। हिंदी में कहते हैं इसको कार्य फलन। क्या बोलते हैं? कार्य फलन। इसका सिंबल यूज होता है फाई नॉट। फाई नॉट इसका सिंबल बोलेंगे तो ये फाई नॉट कितना होगा? आइए गौर से देखेंगे, प्लीज कम। ये जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा वह ऊर्जा क्या होगा? एच न्यू के बराबर ही ना होगा। जो फोटोन आ रहा है आपके पास, यही ना फोटोन आपका ऊर्जा आ रहा है, ये फोटोन ऊर्जा इसको इलेक्ट्रॉन को देगा। ये जो दिखाए में, ये क्या है? तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्कैन करके बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बोल पाएंगे? सर पोटेंशियल सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए जो कम से कम एनर्जी होगा, आपने अभी देखा था, अनुभव किया था कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा कि सबका एक समान होगा? अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस पर आके टकराएगा, फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आके टकराएगा, वो अपना एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो एनर्जी गेन करके निकलना चाहेगा। यदि बैरियर टूट गया तो चला गया। तो बैरियर तोड़ने के लिए कुछ भी मिनिमम ज़रूरत होगा कि नहीं होगा? तो वही कहलाएगा मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ब्रेक द surface barrier is known as work function. मिनिमम एनर्जी का जो आवश्यकता है सरफेस बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय फाई नॉट। अब देखेंगे गौर से, इसको दूसरे तरह से भी बोलेंगे, हिंदी में भी लिख रहे हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। इसको दूसरे तरह से बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वह एनर्जी क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। ब्रेक होगा तो अपने आप इमिट होगा कि नहीं होगा? तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, या इमिशन के लिए मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वही कहलाएगा तुम्हारा वर्क फंक्शन। शॉर्ट में इसको लिख देंगे
फॉर emission of electron from metal surface, इसको भी हम लोग कहेंगे emission of electron from metal surface। मेटल सरफेस से निकलने के लिए या बैरियर को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आवश्यकता को कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, कार्यफलन। इसको हिंदी में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम, कुछ बच्चे गप कर रहे हैं प्लीज कम, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। इस क्लास में उन बच्चे को बड़ी तकलीफ होता होगा जो रेगुलर क्लास में पूरा मस्ती करके पढ़ता होगा। हाँ, उसको लगता होगा बंधन में बंध गए, कहाँ आके फंस गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत एंजॉय करके क्लास करते थे फुल मस्ती में, लेकिन यहाँ पर है कि जी समंदर में आके डूब गया, पता नहीं चल रहा है, समंदर में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हम बैठे हैं। आइए यहाँ पर हम लोगों को 2-3 पॉइंट बहुत गौर से समझना है, यहीं पर का कंसेप्ट आगे का मजा आएगा। जहाँ से अब रफ एग्जांपल देता हूँ मैं, तो रफ करूँगा। तो सर ये वर्क फंक्शन फाई को जो है, फाई का वैल्यू होना चाहिए एच न्यू होना चाहिए, यही ना ऊर्जा इसको आके मिल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस कलम को तोड़ने के लिए कम से कम 20 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, और मैंने इसको ऊर्जा दिया 18 जूल, टूटेगा? मैंने दिया 19 जूल, टूटेगा? मैंने दिया 17 जूल, टूटेगा? मैंने दिया इसको 20 जूल, टूटेगा? मैंने दिया 21 जूल, टूटेगा? मैंने दिया इसको 25 जूल, टूटेगा? इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए था, उतना ऊर्जा जो आने वाला, जो जिस फोटोन से आएगा, उस फोटोन के आने से वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन उससे कम एनर्जी वाला जो फोटोन आके टकराएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? और फोटोन का एनर्जी कम और अधिक किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि एच कांस्टेंट है। एच क्या है? कांस्टेंट। एच बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी घटेगा और बढ़ेगा। अलग अलग विकिरण का, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन किसी खास फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन के आने से ही ना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। खास फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आएगा और उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, बैरियर टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वह खास फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल स्पेशल देंगे, और उसका सिंबल देंगे न्यू नॉट। सभी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काम नहीं आएगा, खास फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन का एनर्जी यहाँ काम कर पाएगा। इसीलिए खास फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी को एक अलग सिंबल दिया गया, न्यू नॉट। वह फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आएगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। उसका स्पेशल सिंबल क्या दिया? न्यू नॉट। स्पेशल सिंबल क्या दिया? स्पेशल सिंबल क्या दिया? न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन आई नॉट बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। क्या हो जाएगा? एच म्यू ना न्यू। हाँ, कुछ बच्चा म्यू बोला, म्यू न्यू, म्यू ना न्यू, राइट? नो नो नो, मो ना नो, न्यू।
न्यू ना न्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क फंक्शन फाइव नॉट बराबर एच न्यू नॉट। सर यहाँ पर वर्क फंक्शन को, या हम लोग कह सकते हैं वर्क फंक्शन का यूनिट जो लेंगे वह यूनिट क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन जो आया उसका भी एनर्जी को मापेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और वर्क फंक्शन का भी यूनिट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वर्क फंक्शन शब्द अलग है, कार्यफलन हिंदी हुआ, लेकिन वो है एक्चुअली ऊर्जा। वो क्या है, ऊर्जा। कौन ऊर्जा, बैरियर को तोड़ने वाला ऊर्जा है कि नहीं है। उस वर्क फंक्शन को भी मापेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसमें से आपका ये न्यू नॉट का कुछ स्पेशल नाम है। और ये देखेंगे गौर से, न्यू नॉट को हम लोग, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति। माय डियर बच्चों प्लीज़ कंसंट्रेट। मैं फिर से एक बार रिपीट करके इसको आगे बढ़ जाऊंगा, फील कर लेना अच्छा से। इलेक्ट्रॉन पर जो फोटोन के द्वारा एनर्जी आएगा, एनर्जी ई बराबर एच न्यू। न्यू का मान अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग होगा, लेकिन कुछ ऐसा फोटोन होगा जिसका एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैरियर नहीं टूटेगा। उस फोटोन के एनर्जी का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा। फिर थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, हम लोग थोड़ा रफ करके समझाते हैं, बोलने से कम समझिएगा, रफ करके लिखेंगे ढेर समझिएगा। एच न्यू मान लीजिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मान 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मान 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका मान 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अलग अलग फोटोन है, सबका फ्रीक्वेंसी बदलते जाएगा, तो भी बदलेगा कि नहीं। तो माय डियर बच्चों, लेकिन कोई आदमी कह दिया इस फाइव नॉट का मान 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझिएगा गौर से, फाइव का मान कम कितना है, मतलब बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन बहुत सारा मेरे पास है जिसका एनर्जी ये सब है। अब बताओ ये दोनों हमारे लिए बेकार होगा कि नहीं होगा, उन दोनों का हमारे लिए कोई उपयोग। वो फोटोन आके टकरा भी रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन से, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं निकल रहा है, इमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला फोटोन जाके टकराएगा, राइट। तो ये यह एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पर मिलता है उस फ्रीक्वेंसी का स्पेशल सिंबल क्या लिखा गया, एच न्यू नॉट। ध्यान से सुनिएगा गौर से। फ्रीक्वेंसी बदलते गए एनर्जी का मान बदलते गया, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हुआ तब वैल्यू हो गया उसका ऊर्जा का 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। तो यही ये जो फ्रीक्वेंसी हुआ न्यू नॉट, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुआ जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग बोल भी देंगे मिनिमम
minimum frequency of radiation which emits the free electron. Which emits the free electron, मतलब विकिरण का वह न्यूनतम आवृत्ति जो फ्री इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कहलाता है। चलिए अब ये बता दो, जल्दी से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करोगे। बाबू रे ये वाला बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा या नहीं? अच्छा, तोड़ने के लिए 20 न्यूटन बल चाहिए था, 20 न्यूटन लगा दिया, टूट गया। 18 में नहीं टूटा, लेकिन 25 लगाएंगे टूटेगा, 50 लगाएंगे टूटेगा। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये एक बाउंड्री हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ? बाउंड्री के बाद जितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ वो मेरे लिए उपयोगी होगा, और उसके पहले वाला सब बेकार हो जाएगा। तो ये जितना भी मेरे लिए कम वाला फ्रीक्वेंसी है उस सब में से छोटा तो यही ना होगा, और उसके बाद जितना होगा तो बड़ा होगा, इसीलिए लिखा गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लिए काम का चीज़ है ही नहीं, हम उसका कोई वैल्यू देंगे। इसीलिए रेडिएशन बहुत सारा है, फ्रीक्वेंसी बहुत सारा है, लेकिन उसमें से किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको ही हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं उसको? देहली आवृत्ति। इंग्लिश वर्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हेलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए, प्लीज़ कम, इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर कोई नहीं। चलो ललन कुमार खुश हुआ, आपने समझ लिया बात को, और जो नहीं जवाब दे सका उसका किस्मत खराब है। अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा, बात चेंज करूँ, तब तक मैं ऑनलाइन वाले भाई लोग से पूछ लूँ कोई प्रॉब्लम है किसी मेरे प्यारे बड़ी बच्चों को। चलो किसी को दिक्कत नहीं है। सोनू कुमार दिक्कत भेजियो दिया, कह रहे सोनुआ क्या छूट गया है? अरे वीडियो तुम्हारे पास रहेगा, बाद में वीडियो देख के लिख लेना ना। आए बाबू, हम बोले कि फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेगा, कहता उतारे नहीं ले लवा, क्वेश्चन पूछो, उतारे नहीं उतारे ये सब पूछने का चीज नहीं। आशुतोष आनंद कुछ पूछेगा जी, बोलो। हम चीन गए, 4-5 लड़का खाली हाथ उठाता है फिर हाथ गिरा लेता है, अब उसको हमें ओके करवे नहीं करेंगे। यहाँ थोड़े यूट्यूब है ऑनलाइन, कुछ लिख दो, यहाँ जो लिखोगे दूसरे दिन घर जाके देंगे वो करेंगे, घर तक पहुँच जाएंगे दूसरे दिन। हाँ प्यारे बच्चों, रेडी? अच्छा ये बताओ, छोटा सा गप सर, हमारी जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के वहीं बैठा रहेगा तो क्या हमको करंट मिलेगा? उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से चलना पड़ेगा, और चलेगा, गति करेगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी।
और वो कौन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी यदि उसका जीरो हो जाए तो क्या करंट मिलेगा? करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेगा। मेटल प्लेट से निकल गया और चुपचाप बैठल है, फिर भी करंट जीरो, मेरे लिए बेकार। इसका मतलब काम वाला फोटोन वही होगा जिसके एनर्जी के से इलेक्ट्रॉन निकल कर मूव भी कर सके। खाली निकल कर बैठा रहे तो कोई काम का। इसका मतलब करंट प्राप्त करने के लिए रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का मान लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? क्योंकि इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वह सिर्फ निकालने के लिए तैयार है। एक्स्ट्रा एनर्जी देगा तब ना वो गति करेगा। एनर्जी दिया बस निकल गया। चलाने के लिए अतिरिक्त एनर्जी चाहिए, जिसके लिए आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर गौर से देखोगे, हम लोग समझें गौर से। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर, काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर फार्मूला क्या होता है? बेसिकली हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? भी है, वो भी वेलोसिटी स्मॉल भी है कि नहीं है? अब ये एनर्जी इसको मिलेगा तब ना गति करेगा भी वेलोसिटी से। तो गौर करके देखना, यहाँ पर समझने का बात है कि सर हम लोग ऐसे सोचें कि फ्रीक्वेंसी न्यू का मान जब न्यू 1 है, न्यू का मान जब न्यू नॉट है, न्यू का मान जब न्यू 2 है, तो इस स्थिति में जो एनर्जी होगा वो एच न्यू 1 होगा। यहाँ पर जो एनर्जी होगा एच न्यू नॉट होगा, और यहाँ पर जो एनर्जी होगा एच न्यू 2 होगा। अब कोई आदमी हमको बता चुका है पहले, न्यू 1 इज लेस देन न्यू 2 लेस देन न्यू 2, न्यू नॉट लेस देन न्यू 2। ये बातें लिखा हुआ है कहीं पर पहले से। और इन सारे फ्रीक्वेंसी पर मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन को कैलकुलेट किया। बताओ तुम लोग अपना कॉमन सेंस से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा या नहीं? जल्दी बोलो। इमिशन, यहाँ इमिशन उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, है ना? इमिशन टेक्स प्लेस। इमिशन उत्सर्जन होगा यहाँ पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कितना हो जाएगा? कंफर्म? हाँ सर, जितना ऊर्जा चाहिए निकलने के लिए उतने ऊर्जा ही दे रहा है, और निकाल के बैठल रहेगा चुपचाप, मूव नहीं करेगा। लेकिन ये एनर्जी जब देंगे तो इमिशन भी होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगा, दोनों होगा। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा तब ना मूव करेगा, वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर गौर से देखना, यही कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी होता है क्या ना, सोलर प्लेट छत पे रख दिए, बादल वाला मौसम पूरा है, बादल वाला मौसम है, देखे बैटरी चार्ज होवे नहीं किया, बैटरी चार्ज नहीं हुआ मतलब करंट फ्लो, माना उस दिन जो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों होने का संभावना है। जब फ्रीक्वेंसी का मान ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तभी उसी दिन करंट मिलेगा। रेडिएशन बादल वाला दिन में आया तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत कम हो गया है, और कम फ्रीक्वेंसी होने से वह या तो
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या तो उससे भी कम है तो करंट फ्लो नहीं होगा और हमें बैटरी चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब कड़ा धूप होना चाहिए, राइट। तो फ्रीक्वेंसी अधिक मिलेगा और फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो करंट फ्लो होगा। आगे बढ़े। अब जरा सा और चीज़ बताइए ध्यान से, ये एकदम छोटा सा बात था, सोचने वाला बात। यहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हाँ बोलो। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आइए एकदम नए पॉइंट पर। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटाओ, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर। माय डियर बच्चों, ये बस समझना है बहुत अच्छा से। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर मेटल प्लेट है, एनर्जी आके टकराया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो रेट ऑफ इमिशन का मतलब यहाँ क्या होगा? ये शब्द बार बार यूज करेंगे आप आगे के थ्योरी को पढ़ने में। रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन बार बार यूज करेंगे। उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर, ये बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज नोन एन रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब मज़ा आता है। नंबर ऑफ emission of photoelectrons, photoelectrons is known as rate of emission of प्रति इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उत्सर्जन की दर कहा जाता है।
अब दो चीज़ें बात होगा यहाँ पर, एक शब्द ये बार बार यूज होगा, यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है उसको कहेंगे रेट ऑफ इमिशन। दूसरा वर्ड हमको फिर यूज होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की तीव्रता। इसके पहले एक शब्द का चर्चा हो रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जल्दी बोलो, क्या चर्चा हो रहा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या चर्चा हो रहा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर आपके सामने आएंगे, उसको गौर से देखिए। नंबर ऑफ photons incident per unit time is known as intensity of radiation। प्रति इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या को की तीव्रता कहा जाता है। अभी बातें हो रही थी कि सर विकिरण के द्वारा फोटोन मेटल प्लेट पे आके टकराएगा, तो मेटल प्लेट पे जो फोटोन आके टकराएगा एक सेकंड में कितना फोटोन आएगा, तो एक सेकंड में जितना फोटोन आके टकराएगा उस फोटोन की संख्या को ही कहा गया है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या कहा गया है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सुना आपने गौर से? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। लेकिन अब हमें इन दोनों वर्ड को रिलेट करना है और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए थ्योरी को आगे बढ़ाना है। एक शब्द यहाँ पर ये हुआ, दूसरा शब्द ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तभी जो बोल रहे थे हम करंट का बात, करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन इसी दोनों बात से जोड़ के करेंगे। हम आपसे बात करूं कि सर ये मेटल प्लेट छत पर रखा हुआ है और यहाँ से यूवी लाइट आ रहा है, तो यूवी लाइट जब आ रहा है इसका मतलब एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। 10th क्लास में शब्द सुना होगा आपतित, इंग्लिश वर्ड था इंसिडेंट लाइट, है ना? तो जो आके टकरा रहा है वो इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ। तो जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है एक सेकंड में कितना फोटोन आके मेटल प्लेट से टकरा रहा है, तो फोटोन की संख्या को कहते हैं इंटेंसिटी। अभी एक वहाँ बाउंड्री और है, वो बाउंड्री को दिमाग में सेट कीजिएगा। बाउंड्री यहाँ पर एक बात है, क्या पूरे भागलपुर शहर का जो सतह है पूरे पर जो फोटोन आ रहा है उसको नापेंगे? नहीं सर, तब तो गड़बड़ा जाएगा। यूनिट एरिया, एरिया लिमिट रखेंगे। यूनिट एरिया पर एक सेकंड में कितना फोटोन आके टकरा रहा है वहाँ पर ये शब्द दिमाग में सेट रखना चाहिए। पूरे शहर के बारे में, पूरे इंडिया के सतह के बारे में नहीं सोचना है, राइट? तो वहाँ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये शब्द भी यहाँ पर दिमाग में सेट रखना है। यहाँ यूनिट एरिया का चर्चा करेंगे, पूरे प्लेट का चर्चा नहीं करेंगे।
ये बात हाईलाइटेड किया गया आपको, इस पर फोकस बच्चे लोग बाद में दिमाग से स्लिप कर देता है, उसको दिमाग में उसको नहीं रखता है। तो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना फोटोन आके टकराएगा वही होगा तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका यूज वहाँ भी करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो गया। अब कल्पना करो यहाँ पर छोटा सा बात, व्यवहारिक गप करते हैं आप लोगों के साथ, आप भी ध्यान दो। आप सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? सही में? हाँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा सत्ता मेटल सरफेस है, पूरा घर मेटल सरफेस है। अब इसमें से आपको यहाँ से निकालना हो, एक एक ठो निकालना हो, तो आपको एक बच्चे को निकालने के लिए एक बॉडीगार्ड आएगा, पकड़ के खींच के निकालेगा, दूसरा आएगा, दूसरा पकड़ के खींचेगा, तीसरा आएगा, तीसरा पकड़ के खींचेगा। लेकिन 3 ठो बुतरूप ला के रख दें, अरे 3 ठो निकालो रे, हट हट, एक झटका में पार। मैंने आपको निकालने के लिए आपके बराबर या आपसे अधिक स्ट्रॉन्ग पर्सन को बुलाएंगे। एक पर्सन आएगा, आपको पकड़ के खींच के निकालेगा, दूसरा पर्सन आएगा, दूसरे को पकड़ के खींचेगा, तीसरा पर्सन आएगा, तीसरे को निकालेगा। प्लीज, यदि 100 पर्सन आएगा तो 100 लोगों को खींच के निकालेगा, 10 पर्सन आएगा, 10 लोगों को खींच के निकालेगा। तो भाई मेरे, जितना फोटोन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन बुतरू नहीं आना चाहिए, आपके ताकत के बराबर होना चाहिए। मतलब एनर्जी फोटोन का उतना होना चाहिए जो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे अधिक, वर्क फंक्शन के बराबर या उससे अधिक, तभी आपको इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा। उससे कम वाला का यहाँ कोई गप ही नहीं है। तो माय डियर बच्चों, अब ध्यान देना गौर से। क्वेश्चन पूछता हूँ, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, मतलब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, उसकी संख्या डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर या और कोई चीज़ पर। इलेक्ट्रॉन का जो रेट है, निकलने का जो रेट है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेट है, दर जो है, वह इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। मतलब मैंने बच्चों को फंसाया है, छोटा बच्चा भेज दिया आपको निकालने के लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उत्सर्जन का कोई गपे नहीं होगा वहाँ। मतलब फ्रीक्वेंसी कम से कम उतना हो, दहली आवृत्ति के बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने फोटोन को आना पड़ेगा? 10 फोटोन को। 100 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना आना होगा? 100। 2000 निकालने के लिए कितना आना होगा? 2000। उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला आया, वो तो गप्पे नहीं करना आपको, उसको मीनिंगलेस समझना है। वही फ्रीक्वेंसी वाला आया जो निकाल सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को समझना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जवाब आता है, पूछा गया है 2 बार, रेट ऑफ इमिशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, बोथ, नन ऑफ दिस। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन की दर, डिपेंड्स, निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर, बोथ, नन ऑफ दिस। भाई मेरे, यहाँ जवाब होगा इंटेंसिटी, नॉट बोथ। किस पे डिपेंड होगा? इंटेंसिटी पर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इमिशन, इमिशन बोलने का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। उसे कम वाला का इस चैप्टर में कोई मीनिंग है ही नहीं, गप ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करेगा इमिशन ऑफ, रेट ऑफ इमिशन, राइट। दूसरा क्वेश्चन,
काइनेटिक एनर्जी, प्लीज कंसंट्रेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, बोथ, नन ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, क्लियर, याद रहा मन में। काइनेटिक एनर्जी दिमाग में भैया, निकलने के बाद जो गति करेगा वहाँ जो एनर्जी चाहिए, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, और रेट ऑफ इमिशन किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर, किस पर, किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा। ये दोनों बात को हम लोग लिख लेते हैं शॉर्टकट में। अच्छा एक बात और पूछे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। इंटेंस नंबर कैथो इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कम, 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज अधिक, 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज और अधिक है। I बराबर Q बाई टी, Q बराबर NE बाय टी। N का मान बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, और N बढ़ेगा कब, इलेक्ट्रॉन की संख्या का उत्सर्जन बढ़ेगा कब, जब इंटेंसिटी बढ़ेगा तब। तो मैं कह सकता हूँ करंट डिपेंड्स अपॉन, करना क्या रहे, इंटेंसिटी। नहीं सुन पाया कि नहीं, हाँ सुनना खाली। एक बार और क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी ना, और क्या बोले थे, क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसका है, किसका, ऑफ फोटो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, जल्दी बोलो क्या, डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, कंफर्म। does not depend upon ठीक है, याद रहेगा।
रेडी, तैयार हैं आप लोग? यहाँ तक मैं मान लूँ कि आप परफेक्ट हो गए। ये अभी तक जितना भी गप हुआ यहाँ तक हुआ एकदम सिंपल बात, एकदम इस पूरे चैप्टर का जो एकदम बेसिक बातें था सुनने और सीखने के लिए यह था। अब इसके मदद से हम लोग बड़े बड़े थ्योरी पढ़ेंगे। आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या इक्वेशन दिया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तब उसमें पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेव एंड वेवलेंथ, राइट।